नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। सीएलसी द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज के इकाई टेस्ट 04 के पर्यावरण अध्ययन से संबंधित वीडियो सॉल्यूशन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न और आपके पेपर का प्रश्न नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इकाई टेस्ट 04 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, भारत की विशेषताएं, राज्य एवं राजधानियां और आपके जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये टॉपिक के अंदर पाठ्यक्रम था और उनसे ही संबंधित सारे प्रश्न आपके इस टेस्ट में रहे हैं। पहला जो प्रश्न है ये भारत की विशेषताओं को लेकर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत की अगर बात करें तो 5वां स्थान नहीं है, छठा नहीं है, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर जो स्थान है वो है आपके 7वां स्थान। बात करें तो विश्व में जो पहला स्थान है वो रूस देश का है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है और भारत का स्थान 7वां है। इसके लिए एक ट्रिक चलती है कि रुक चीन अब आ रहा है भारत, रुक चीन अब आ रहा है भारत। इस एक वाक्य के अंदर भारत से आगे जो विश्व के 6 देश हैं उनके नाम आसानी से आप याद कर सकते हैं कि रुक चीन अब आ रहा है भारत, रुक चीन अब आ रहा है भारत। रूस है, रूस क्या है? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क से कनाडा, क से कनाडा और 3 नंबर पर चीन खुद, फिर 4 पर अ से अमेरिका, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा, ब से ब्राजील, ब्राजील देश और आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया छठा बड़ा देश है और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां, मोस्टली आपको ये याद रहना चाहिए। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो भाग है वो हमारे देश के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न मिलान से संबंधित है। एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित जानकारी है कि कौन सा प्रतीक चिन्ह है, इनको आपस में मिलाना है। पहला है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो पहला आपके ए मिलेगा 2 नंबर से। दूसरा है राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, बी 3 से। राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो पहले का दो ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में नहीं है। तो ऑप्शन ए ही आपके हो रहा है। पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 1 और चौथे का डी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा ने कब अपनाया था? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको भारत का जो संविधान सभा है इसने कब स्वीकार किया था? 15 अगस्त 1947। इस दिन तो हमारा देश आजाद हुआ था। 22 जुलाई 1947 एकदम सही है। 22 जुलाई 1947 को भारत की जो संविधान सभा है इसने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसके वर्तमान स्वरूप जो 3 रंग का है, जिसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और 3:2 में जो फैला हुआ हमारा 3 रंगों से रंगा हुआ तिरंगा झंडा है, इसको 1947 के अंदर स्वीकार किया गया है। 22 जुलाई 1947 स्पेशल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मिट्टी संरक्षण में सबसे अधिक सहायक है? मिट्टी अर्थात जो मृदा है इसके संरक्षण के लिए कौन सा जो कारक है, कार्य है, वो सबसे अधिक सहायक है? अत्यधिक पशु चराई। आप किसी क्षेत्र के अंदर अगर अत्यधिक मात्रा में पशु को चराओगे तो वहां से क्या है, जो घास फूस है वो खत्म हो जाएंगे, तो वो मिट्टी की सुरक्षा नहीं करेंगे। फिर वहां हवा चलेगी या जल का बहाव होगा तो मिट्टी आसानी से कट जाएगी। तो मृदा का संरक्षण अत्यधिक पशु चराई से नहीं होगा। वृक्षों की कटाई, अगर आप वृक्षों की कटाई करोगे तो भी उस क्षेत्र के अंदर भूमि है उसका अपर्दन अधिक होगा, चाहे हवा के द्वारा हो चाहे जल के द्वारा हो। वृक्षारोपण, अगर आप अधिक से अधिक वृक्ष किसी क्षेत्र के अंदर लगाते हो तो मृदा संरक्षण का सबसे बेहतरीन कार्य है। जिन क्षेत्रों में अगर मृदा कटाव या मृदा अपर्दन की समस्या है उन क्षेत्रों में अधिक वृक्षारोपण होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सत्य है।
अगला प्रश्न है मिलान से संबंधित है राज्य और राजधानी। टॉपिक है आपके नवोदय के अंदर राज्य और राजधानी। एक प्रश्न तो 100% नवोदय इसमें पूछेगा ही पूछेगा। तो विभिन्न राज्य और उनकी राजधानी दे रखी है। राजस्थान हमारा राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो पहले का 2 और दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 1 अब तक ये ऑप्शन में है। अगला देखते हैं गुजरात, गुजरात की गांधीनगर है, बिहार की पटना है। तीसरे का 3 और चौथे का 4 ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए आपके एकदम सही है। अगला प्रश्न पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र हो गए, इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो सीढ़ी नुमा इस प्रकार की खेती की जाती है, तो ये सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ये क्यों की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, ढलान अधिक होती है और यहाँ कोई वर्षा की वजह से जल का बहाव वगैरह होती है, तो मिट्टी आसानी से लुढ़क के कट के इसके साथ में चली जाती है। तो अगर हम सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं तो मृदा का संरक्षण आसानी से हो सकता है। तो पहला क्या कह रहा है, इसमें मिट्टी का रंग बदलता है, बिल्कुल नहीं। मिट्टी का रंग बदलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे वर्षा अधिक होती है, बिल्कुल नहीं। वर्षा का और इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इससे मिट्टी के बहाव को कम होता है, बिल्कुल। इससे मिट्टी का बहाव, जैसे यहाँ जो ढलानी क्षेत्र में पानी के साथ में जो मिट्टी बहती है, बहाव मतलब, उसको सीढ़ी नुमा खेती के द्वारा रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सत्य है, तापमान का और इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब ये राज्य राजधानी के अंदर भी आप देख सकते हैं, या भारत की विशेषताओं के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र और सिक्किम नहीं है, मध्य प्रदेश और सिक्किम नहीं है, उत्तर प्रदेश और गोवा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य जरूर है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अभी हाल ही में जनगणना चल रही है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन ये लिखा था, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सत्य है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या कहीं कहीं आप बंकिम चंद्र चटर्जी भी पढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम वो लिखा गया है। ऑप्शन बी एकदम सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। भारत के कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश है और 2 समुद्री सीमा से लगे हुए समुद्री पड़ोसी देश है। तो कुल 9 पड़ोसी देश हैं, उसमें से 7 स्थलीय हैं। कौन सा स्थलीय नहीं है। नेपाल भारत का बिल्कुल स्थलीय पड़ोसी देश है। भूटान भी भारत का स्थलीय पड़ोसी देश है। म्यांमार ये भी भारत का स्थलीय पड़ोसी देश है। थाईलैंड, इससे भारत की सीमा है जो नहीं लगती है। थाईलैंड म्यांमार से भी नीचे है और इससे भारत का कोई संपर्क नहीं है, स्थलीय तौर पर स्थलीय सीमा नहीं लगती है। स्थलीय देशों की अगर बात करें तो इनके अलावा पाकिस्तान है, चीन देश है, चीन है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। 4 ये हो गए और 3 7 स्थलीय सीमा से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा 4000 से अधिक किलोमीटर और अफगानिस्तान जो है इससे लगभग 106 किलोमीटर की सीमा ही सबसे कम सीमा है जो अफगानिस्तान देश के साथ में भारत की जुड़ती है। ध्यान रखना, 2 समुद्री सीमा से लगे हुए, एक नीचे की ओर आपने देखा होगा यहाँ छोटा सा देश है श्रीलंका और दूसरा आपके इधर एक छोटा सा देश है मालदीव। 2 देश है जो समुद्री सीमा से भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं। ये कुल 9 पड़ोसी देश आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है भारत की विशेषताओं से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए। अगला है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई लगभग कितनी है। हमारे भारत की अगर बात करें तो उत्तर, यहाँ ऊपर लद्दाख आता है, अगर आपको ध्यान हो तो लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 तक भारत में जम्मू कश्मीर एक राज्य था जो भारत का सिर कहा जाता था उत्तरी सीमा पर, और उस जम्मू कश्मीर राज्य का 2019 में विभाजन करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश है जो बना दिए गए थे। तो लद्दाख जो है, लद्दाख के अंदर एक ऊपर पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इस इंदिरा कॉल से लगाकर नीचे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के अंदर है। भारतीय
स्थलीय सीमा से या मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणतम अगर बिंदु पूछ लिया जाए, सीधा दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा, जो अंडमान निकोबार अपने द्वीप समूह के अंदर है। लेकिन कन्याकुमारी जो है ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहां से यहां तक की लगाकर जो लंबाई है वो आपसे पूछी गई है, और ये लंबाई है 3214 किलोमीटर, ध्यान रखना है। अगर वापस हम यहां से यहां तक की बात करें तो यहाँ गौहर माता जो कच्छ के अंदर है, कच्छ गुजरात में, यहां से लगाकर किबिथु, ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इन बिंदुओं के बीच में लगभग 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है, या हम कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर है। 3214 किलोमीटर एकदम सत्य है। उत्तर से दक्षिण के बीच में भारत की कुल लंबाई 3500 किलोमीटर वगैरह ये नहीं है। अगला है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है या संयुक्त राजधानी? एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं तो केंद्र शासित प्रदेश है ही, साथ में क्या है वो आपके पंजाब और हरियाणा इन दो राज्यों की राजधानी भी है। तो नई दिल्ली वैसे भारत की राजधानी है, नई दिल्ली वैसे भारत की राजधानी है, और दिल्ली भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा ध्यान रखना, नई दिल्ली लिखा हुआ है तो वो तो भारत की राजधानी है, दिल्ली क्या है आपके हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। शिमला ये तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू एक राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर की, जो केंद्र शासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ बिल्कुल पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और स्वयं क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी आपके एकदम सही होगा। भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है, और सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, हो सकता है सामान्य जानकारी और विशेषता के अंदर आपसे पूछ ले। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार है जो कितना है? देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ये भी पूर्व मतलब पूर्वी देशांतर होगा, पूर्व मतलब कोई दिशा से लेना देना नहीं है, हम पूर्वी देशांतर के अंदर ही आता है हमारा देश। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको देशांतरी माने, देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर एकदम सत्य है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर होगा। यहाँ पश्चिमी दे रखा है, पश्चिमी नहीं होगा, ऑप्शन सी का थोड़ा सा देख लेना। सेम है, पूर्व का पश्चिम किया हुआ। अगर ढंग से आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप हो सकता है कि सी भी करके आ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये अक्षांशीय विस्तार है, इसको भी साथ में आप ध्यान कर लेना। और भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है। और भारत के मध्य से मानक समय रेखा गुजरती है जिसको 82.5 डिग्री हम मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 33, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, अभी हमने चर्चा की थी। भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबिथु, किस राज्य में स्थित है? असम में नहीं है, नागालैंड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इधर की साइड जो क्षेत्र है यहाँ पर, और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के अंदर है, उत्तरी बिंदु लद्दाख के अंदर है, दक्षिणी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ बिंदु तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी है, और दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए सीधा तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा, अभी मैंने कहा था भारतीय मानक समय रेखा जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। IST ग्रीनविच मानक जो समय रेखा है, विश्व के अंदर जो मानक समय रेखा है जिसको ग्रीनविच मानक समय रेखा, या हम बोल सकते हैं उसको 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो आपके क्या है विश्व में ग्रीनविच मानक समय रेखा के नाम से जानी जाती है। इससे हमारा जो समय है वो कितना आगे है ये पूछा गया है। 4 घंटे 30 मिनट नहीं है, 5 घंटे 30 मिनट। भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच जो मानक समय रेखा है, ग्रीनविच ब्रिटेन का जो शहर है वहां से गुजरने वाली समय रेखा है, उससे 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। और हमारी जो ये मानक समय रेखा है
ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मिर्जापुर यूपी के बिल्कुल पास है जो गुजरती है। इसके आधार पर ही भारत में समय का है जो निर्धारण किया जाता है। अगला 35 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है जो आपको बताना है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में है जो स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। हमारी जो संविधान सभा है इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को है जो स्वीकार किया है। पहला कथन तो आपके सही है। दूसरा क्या है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 के अंदर कलकत्ता में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया, जबकि राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। बिल्कुल दोनों सत्य हैं। पहली बार जो राष्ट्रगीत है उसको 1896 में गाया गया था और पहली बार जो राष्ट्रगान है इसको 1911 में गाया गया। ये भी दोनों कथन सत्य हैं। वंदे मातरम मूल रूप से केवल संस्कृत भाषा के अंदर है, ये सत्य नहीं है। वंदे मातरम संस्कृत के साथ में बांग्ला भाषा के अंदर भी है, बांग्ला भाषा के अंदर भी है मूल रूप से, तो ध्यान रखना है संस्कृत एवं बांग्ला दोनों। तो आपको क्या पूछा है, सत्य कथन कौन से हैं, तो सत्य पहला और दूसरा है, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए एकदम सही है। अब आगे प्रश्न नंबर 36 से 40 तक एक पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ के संदर्भ में आपसे प्रश्न है जो पूछे गए हैं और ये जो हमारा पैराग्राफ है ये जल संरक्षण को लेकर है। तो सबसे पहले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इससे संबंधित क्या बातें पूछी गई हैं। पैराग्राफ है कि हमारा पृथ्वी का लगभग 71% हिस्से में जल मौजूद है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें 71% है जो जल है, इसीलिए ही इसको नीला ग्रह है जो कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कुल पानी का लगभग 97% भाग समुद्रों और महासागरों में खारे पानी के रूप में है। कुल जो जल है इसका 97% भाग जो है समुद्रों में खारे पानी के रूप में है, जिसे हम सीधे पीने या खेती के लिए उपयोग नहीं कर सकते। केवल 3% पानी ही मीठा है जो पीने योग्य है। मतलब टोटल तो 71% जल है और उस 71% में इसको हम 100% में अगर लें तो 97 जो परसेंटेज जल है ये हमारे किसी काम का नहीं है। 3% जो जल है यही केवल पीने के लिए काम का है या खेती के लिए काम का है, जिसका बड़ा हिस्सा भी बर्फ और पहाड़ों पर ग्लेशियर के रूप में जमा है। और इसका भी जो बड़ा सा हिस्सा है 3% का, वो भी कहाँ है, बर्फ के रूप में ग्लेशियर में कहीं जमा पड़ा है। मानव उपयोग के लिए नदियों, झीलों और कुओं में बहुत ही कम पानी उपलब्ध बचता है। आज बढ़ती आबादी, वनों की कटाई, जल के लगातार हो रहे दुरुपयोग से जल संकट गहराता जा रहा है और वर्तमान के अंदर वैसे ही जल कम है, इसके साथ में वर्तमान में जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, वनों की कटाई कर रहे हैं और जल का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो जल संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यदि हमने समय रहते बारिश के पानी को बचाने और जल का सही उपयोग करने के उपाय नहीं किए तो आने वाले समय में जीवन संकट पड़ जाएगा। इसलिए जल का संरक्षण हम सभी का प्राथमिक कार्य है और इसलिए हमें क्या है, जो जल संरक्षण करना चाहिए, हमारा प्राथमिक और प्रथम कर्तव्य और कार्य है। पहला प्रश्न इस पैराग्राफ से संबंधित आपके पेपर का 36वां, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ हवा अत्यधिक स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं। पहली लाइन में वैसे इसका उत्तर पड़ा है कि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्से में जल मौजूद है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो चारों तरफ हरियाली, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी एकदम सही है कि इसके लगभग 71% हिस्से पर जल है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में? सीधा स्पष्ट दे रखा है कि 97% भाग समुद्रों में है और जो क्या है, खारे पानी के रूप में। तो लगभग 97%, ऑप्शन ए पहला ही आपके सही है। अगला क्या है, पीने योग्य मीठे पानी का एक बड़ा हिस्सा कहाँ संचित है? केवल भूमिगत टैंकों में तो मीठे नहीं है, केवल बड़े शहरों के नलों में यह भी नहीं है, केवल कारखानों में यह भी नहीं है, बर्फ और ग्लेशियर के रूप में। यहां पर आपके लिखा हुआ था जिसका बड़ा हिस्सा बर्फ और पहाड़ों पर ग्लेशियर के रूप में जमा है, जो पीने योग्य 3% जल है उसका। तो ऑप्शन डी एकदम आपके इसमें सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान समय में
जल संकट गहराने का मुख्य कारण क्या है? वर्तमान में जल संकट क्यों गहरा रहा है? नदियां स्वतः सूख जाना, यह भी नहीं है। समुद्र का आकार छोटा होना, यह भी नहीं है। बढ़ती आबादी, वनों की कटाई और जल का दुरुपयोग। यहां लिखा था कि आज बढ़ती आबादी, वनों की कटाई और जल की लगातार हो रहे दुरुपयोग से संकट गहराता जा रहा है। तो बिल्कुल पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट लिखा है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, और इस पैराग्राफ का अंतिम और आपके पेपर का भी अंतिम प्रश्न है कि जल संकट की समस्या से बचने के लिए हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? केवल नए कुएं खोदना? भाई जल ही नहीं है भूमिगत, तो नए कुएं खोद के आप क्या करोगे? फिर क्या है? जल संरक्षण करना और बारिश का पानी बचाना। फिर अगला है नदियों का पानी समुद्र में गिराना। वैसे भी समुद्र में गिरता है, रोक नहीं सकते उनको, और गिराने से भी क्या फायदा, समुद्र का पानी खारा है। उद्योगों में जल का उपयोग पूरी तरह बंद करना, यह भी नहीं है। तो जल संरक्षण करना और बारिश के पानी को बचाना। लगभग अंतिम में आपके लिखा हुआ है कि समय रहते बारिश के पानी को बचाने और जल का सही उपयोग संरक्षण ही है। अगर नहीं किया तो संकट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सत्य है 40 नंबर प्रश्न का। तो ये आज का आपके पर्यावरण अध्ययन को लेकर वीडियो सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और उम्मीद है कि बहुत ही आसान पेपर था। सभी के इस पर्यावरण के अंदर 20 में से 20 सही हुए होंगे। जिसके भी 20 में से 20 सही है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें अपना स्कोर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।